हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा। तो लास्ट की क्लास में हमने बात की थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, जिसमें उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसमें आपका जो मैनेजमेंट है और डायग्नोसिस है वो रिमेनिंग था। तो आज की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो स्पाइनल बाइफिडा है या स्पाइनल ओकल्टा है उसको हम कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, कैसे हम उसको पेशेंट में डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि पेरेंटल टेस्ट हम ऐसे कौन से करा सकते हैं जिसमें हमें पता चल जाए जो उनका अपकमिंग बेबी है उसमें स्पाइनल जो बाइफिडा है उसकी कंडीशन हो सकती है। अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो जो बेबी नज़र आएगा उसकी जो बैक होगी उस पर एक सिस्ट काइंड ऑफ नज़र आता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम एमनियोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जो एमनियोसिंथेसिस करते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे, मेनली जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है उसी का लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट है कि हम कौन सी इवैल्यूएशंस इसमें परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल मेडिकल हिस्ट्री, कि मेडिकल कंडीशन क्या है, मतलब उसने कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो ली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ईटियोलॉजीज़ है उसमें एक फैक्टर इंक्लूड होता है कि कुछ ड्रग्स को लेने की वजह से भी मदर में क्या हो सकता है, ये वाला बेबी होगा उसमें स्पाइनल बाइफिडा के जो चांसेस है वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। देन है फिज़िकल एग्जामिनेशन। जब बेबी का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे एक सिस्ट विजुलाइज होगी, ठीक है, तो उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनल बाइफिडा की कंडीशन है। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिकल बॉडी सिस्टम। जो भी बॉडी सिस्टम है उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इमेजिंग स्टडीज़, की हम इमेजेस की स्टडीज़ ऐसा कौन सी करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चल पाएगा इन सारी कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट करा सकते हैं एक्सरे। एक्सरे में जो अगर स्पाइनल कॉर्ड भी वहाँ पे इन्वॉल्व है और कुछ उसमें जो वर्टिब्रास है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे कुछ हर्निएट हो रखा है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो हमें एक्सरे के थ्रू दिखाई देगी। अल्ट्रासाउंड, जैसे कि हमने पैटर्नल में भी पढ़ा था, और बेबी अगर बाद में डिलीवर हो जाता है, जैसे कि ओकल्टा में कंडीशन क्या है, वो बाहर से विजुअलाइज नहीं होती है, तो एक्सरे और ये डिफरेंट मेथड यूज़ करने की वजह से जो हमें मिलेगा वो हम इमेजिंग मेथड के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन सीटी स्कैन एंड द फोर्थ इज़ एमआरआई। नेक्स्ट देख सकते हैं कि गेट एनालिसिस, जो पर्सन है उसका गेट भी यहाँ पे डिस्टर्ब देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होगा वो टोटली डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे कि जो फीटस है उसमें किस कंडीशन का जो डिफेक्ट हुआ है वो प्रेजेंट है। यूजुअली नो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर स्पाइनल ओकल्टा। जैसे कि ओकल्टा में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पे आउटसाइड पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, एक स्लाइटली डिप्रेशन होता है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है बेबी के लिए। फिर है नेक्स्ट फॉर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड। अगर बेबी में स्पाइनल सिस्टिका हुआ है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन आपको आउटसाइड दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि CSF भी हो सकता है, मेनिंजिस हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसमें हमें क्या है सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं लैमिनेक्टमी। मीन्स जो लैमिना बना हुआ है, हर्निएट हो गया है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ लैमिना। अब इस डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए या रिमूव करने के लिए लैमिना को, यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम कब करते हैं, जो 24 to 48 आवर्स ऑफ बर्थ, मीन्स जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उसके 1 से 3 दिन के अंदर हमें यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। अब सर्जरी करने के बाद वहाँ पे कुछ स्किन जो होती है उसको हटा दिया जाता है, तो स्किन को वहाँ पे रिपेयर भी करनी होती है, जिसमें हम स्पेशली यूज़ करते हैं टी क्लोज़र ऑफ स्किन ग्राफ्ट इज़ डन, ठीक है। टी क्लोज़र क्या है ये आपको स्किन ग्राफ्ट में पढ़ाया जाएगा अपकमिंग वीडियोज़ में। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें डिफरेंट लोग होते हैं, वो अनदर डिफरेंट तरीके से जो बेबी है उसको हेल्प करने वाले हैं, तो उन सब की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे उसको फिज़िकली एंड इंटेलेक्चुअली उसकी पोटेंशियल को इम्प्रूव करा सकते हैं, कैसे उसको अफेक्ट होने से बचा सकते हैं।
अब जब हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ही क्या है, कुछ नर्सिंग केयर्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन कुछ पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना होता है। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कि यहाँ पे पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे हमें क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि वहाँ पे मैनिंजेस इंक्लूडेड है। अगर थोड़ा सा भी पेशेंट को इन्फेक्शन लगता है तो उसके हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग इंजरी टू द सैक। अब जो सैक बना हुआ है, आउटसाइड एक सिस्ट प्रोट्यूड हुई है, तो हमें क्या करना है, उस पर कोई भी इंजरी ना हो, उसको हमें अब प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, कि अब जो वो स्किन है वो ब्रेक डाउन भी ना हो। ब्रेक डाउन होगी तो लीकेज होगा, CSF पे भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और जो इन सराउंडिंग्स में बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल होते हैं, वो भी वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना होता है। प्रिवेंटिंग लेग एंड हिप डिफॉर्मिटीज़, प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मीन्स अब बेबी का जो डाइट है उसका भी हमको ध्यान रखना है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम स्पेशली जो प्री ऑप में करने वाले होंगे वो क्या होगा, सबसे पहले हम पोजीशन करेंगे चाइल्ड को, ठीक है। जो पोजीशन होगी वो प्रॉन पोजीशन होगी, और जो उसके लेग्स होंगे वो अबडक्टेड होंगे, जिसकी वजह से जो टेंशन है सैक पे वो रिड्यूस हो सकता है, और वहाँ पे ट्रॉमा के भी जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो चाइल्ड होगा उसको इंक्यूबेटर में रखेंगे या फिर वार्मर में रखेंगे, और उसको कोई भी कपड़े वहाँ पे नहीं पहनाए जाएंगे, ठीक है। और मेंटेन करेंगे उसका बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि रिड्यूस कर सकते हैं हम ट्रॉमा को। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बेबी है उसको कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, क्योंकि अगर कपड़े पहनाएंगे तो जो सैक है वो रप्चर हो सकता है, और कपड़े नहीं पहनाएंगे तो यहाँ पे चांसेस है कि जो बेबी है उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। उस हाइपरथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम बेबी को वार्मर में रखते हैं। पोस्ट ऑप केस में नर्स को पेन मैनेजमेंट करना है, ऑब्वियसली अगर इतना मेजर सर्जरी हुआ है तो जो बेबी है उसको पेन भी होगा। नेक्स्ट, वाइटल साइंस उसके रेगुलर मॉनिटर करने हैं। साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे इन्फेक्शंस के उसको चेक करेंगे, और वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है CSF का, उसको रेगुलरली चेक करना होता है। इनपुट और आउटपुट भी मेंटेन करना है, फीडिंग का उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले ही कि जो उसकी न्यूट्रिशनल डाइट है उसका जो स्टेटस है उसको हमें बहुत ही अच्छा रखना होता है। नेक्स्ट, पोजीशन का ध्यान रखेंगे। सपोर्ट द फैमिली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेट ऑन होम केयर। अब जब डिस्चार्ज कराने के बाद जो पेरेंट्स हैं वो बेबी को घर पे ले जाने वाले हैं, तो हमें उनको एजुकेट भी करना है कि घर पे जाने के बाद वो कैसे अपने बेबी को केयर प्रोवाइड कराएंगे, क्या उसकी पोजीशन रखेंगे, कैसे उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को जो मेंटेन करके रखेंगे, और साथ ही साथ जो बेबी है उसकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एजुकेट किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी यहाँ पे आती है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।